नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि यहाँ पर इन लोग यशवंत और उसकी पूरी की पूरी टीम ने अब यहाँ पर अपना काम शुरू कर दिया था। उन सब ने अपने अपने लूट किए हुए विलेजेस में अब तक अपने काम शुरू करके अब तक उस इंजेक्शन को उन लोगों में इंजेक्ट कर चुके थे, ताकि वो इंजेक्शन अब धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 3 ऐसे स्प्रेड होता चला जाए और फिर वो सब वहाँ पर उस वायरस के संपर्क में आ जाए। इधर अब यशवंत अपने मन में ही सोचते हैं कि बस एक बार हमारा ये वायरस सब जगह फैल जाए, फिर तो हम रानी साहिबा को झुका ही लेंगे और साथ के साथ उस रोहित मारवा को भी, और फिर तो राजमहल का पूरा होल्ड हमारे ही हाथों में होगा। वो भी ये सोच ही रहे थे कि तभी अब वहाँ पर पंकज मारवा कहते हैं कि मैं क्या कहता हूँ कि वो जो वायरस का इंजेक्शन है ना, क्यों ना उसमें हम हमारी प्यारी भाभी आयशा मारवा को भी इंजेक्ट कर दें। पंकज मारवा की इस बात को सुनकर अब वहाँ पर मौजूद हंसराज मारवा कहते हैं, हाँ ये ठीक है, कितना अच्छा आइडिया है, क्योंकि आइडिया सच में बहुत अच्छा है, लेकिन मैं ये सोच रहा था क्यों ना वो जो हमारे मेहमान हैं उनके ऊपर भी इसे ट्राई करें, और वैसे भी इसे आयशा के बेटे को मार दो तो वो तो अपने आप ही मर जाएगी, क्योंकि अगर हम उस आयशा के सामने उसके बेटे इस रोहित को मारेंगे तो फिर जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, और एक माँ होने के नाते वो तो हमारे मारे बिना ही खुद ही मर जाएगी। ये कहते हुए ही अब हंसराज मारवा अब जोर जोर से हंसने लगते हैं और अब वो अपने कदमों को उस तरफ बढ़ा देते हैं जहां पर उन फाइटर्स ने प्रीति और राहुल के साथ साथ उनके साथ आए हुए सभी लोगों को वहां पर पकड़ कर रखा हुआ था। इससे पहले कि वो अंदर जाते कि तभी उन्हें अब यशवंत मल्होत्रा रोकते हुए कहते हैं, रुको। अब ये आवाज़ सुनते ही अब वहाँ पर हंसराज मारवा वहीं पर ही रुक जाते हैं और अंदर जाने अब जैसे ही वो वहाँ पर रुकते हैं तब अब यशवंत उन्हें फिर से कहते हैं कि अंदर जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इस बार अपने दिमाग से काम लो। अब उसकी इस बात पर अब हंसराज मारवा कहते हैं, अगर हमने ये नहीं किया तो फिर ये वायरस कैसे फैलेगा, क्योंकि इस वायरस को फैलाना तो बहुत ही ज़रूरी है ना। अब हंसराज की इस बात पर अब यशवंत मल्होत्रा कहते हैं, तुम उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो, ये वायरस तो अब हर घर तक पहुंच रहा होगा, क्योंकि जो काम हमें करना था वो अब तक हमारे लोग उस काम को कर चुके होंगे। इसके बारे में तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वायरस सिर्फ यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ कई गांवों में वो वायरस स्प्रेड हो चुका है। यशवंत की इस बात को सुनकर अब हंसराज मारवा कहते हैं, हम इन सब का फिर क्या करेंगे, क्योंकि अगर हम इनके ऊपर इस वायरस को नहीं इंजेक्ट कर रहे तो फिर इन सब का क्या करना है, फिर इन्हें क्यों बंदी बनाया। अब हंसराज की इस बात पर अब यशवंत मल्होत्रा कहते हैं, हमें रोहित से अपनी बातों को भी तो मनवाना है ना, तो तुम अभी अपना मुंह बंद रखो, क्योंकि अगर हमें रोहित से अपनी बातों को मनवाना है तो तब तक इन सब का यहाँ पर जिंदा रहना जरूरी है। अभी रोहित का जिंदा रहना भी उतना ही जरूरी है। यहाँ पर ये सभी अभी बातें ही कर रहे थे तो वहीं पर कुछ यशवंत मल्होत्रा के आदमी अब उस टैंक के पास खड़े थे जिस टैंक के थ्रू पूरे ही विलेज के अंदर पानी सप्लाई होता था, क्योंकि ये यहाँ पर वही टैंक था जिससे इन गाँव में पानी जाता था। इसलिए वो आदमी अब अपने साथी से कहता है, मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए, क्योंकि अब हमारा काम यहाँ पर हो गया है। हमें इस गांव में जो इस वायरस को स्प्रेड करना था वो ऑलमोस्ट हो चुका। अब जो भी इस पानी को पिएगा वो अपने आप ही इन्फेक्टेड हो जाएगा, और उसके बाद तो अब ये वायरस और भी तेजी से फैलेगा। जहां एक तरफ ये सभी अपना अपना काम कर चुके थे तो वहीं उस गांव में अब तक धनंजय पीरामल अपने कुछ साथियों के साथ उस गांव में पहुंच जाते हैं। धनंजय पीरामल ने भी यहाँ पर अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था ताकि वो इस इन्फेक्शन से भी बच सके, और साथ के साथ वो यहाँ पर
किसी कोई उसे पहचान भी ना जाए। वो काफ़ी बार किंग के साथ फाइट में उतर चुका है, इसलिए उन्हें पहले से ही अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था और अब वो वहाँ पर खड़े होकर किसी पंछी को ही देखता है कि शायद उसकी नज़र में कोई पंछी आ जाए। कुछ देर तक देखने के बाद अब उसे वहाँ पर एक पंछी दिखाई भी देता है, तो अब वो उस पंछी के पास जाता है और उसके पास जाकर अब वो उसके साथ आई कांटेक्ट करने लगते हैं और अब वो उस पंछी से कहते हैं कि जाओ जाकर ढूंढो राहुल कहाँ पर है और उसके साथी क्या उन्हें उनके साथ रखा गया है या नहीं, क्योंकि जो साथी यहाँ पर राहुल के साथ आए थे जैसे ओमकार, प्रीति, इन सब का क्या हुआ उनको भी देखना या फिर उन्हें उनसे दूर किया गया है। अब यहाँ पर धनंजय की ये बात सुनते ही वो पंछी भी अब वहाँ से अपनी पलकों को झपकाकर अब वहाँ से उड़ने लगता है। तो वहीं धनंजय पीरामल अब उस पंछी के पीछे पीछे जाने लगते हैं क्योंकि वो अब एक मिनट और नहीं गंवाना चाहते थे। वहीं उस गांव में धीरे धीरे अब उस वायरस का असर होने लगता है। तो वहीं गांव नंबर 2 में इधर दमयंती ने भी अपना काम कर दिया था। उसने अपने पर्स से एक इंजेक्शन निकाला और उसके बगल में जो एक लेडी बैठी हुई थी उसने धीरे से उस इंजेक्शन को उसे इंजेक्ट कर दिया। जब तक उस लेडी को इस चीज़ का आभास होता तब तक दमयंती देवी यहाँ पर उस इंजेक्शन को इंजेक्ट कर चुकी थी। इस इंजेक्शन के इंजेक्ट होते ही अब दमयंती देवी अब जल्दी से उस स्कूल से बाहर आ जाती है और वहां आने के बाद अब वो अपने आदमियों से कहती है कि हमारे बाकी के लोग कब आएंगे। अब दमयंती की इस बात पर उसका एक फाइटर कहता है ज़रूरत क्या है उन्हें यहाँ पर बुलाने की, और वैसे भी क्या आपको लगता है कि इन्हें बचाने के लिए कोई आने वाला है, क्योंकि अब इन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला। अगर कोई आने वाला होता तो वो तो कब के आ चुके होते, और अब तो हमारा ये वायरस सब के अंदर धीरे धीरे फैल भी जाएगा। अब इन लोगों को कोई भी नहीं बचा सकता, इसलिए अब हमें किसी भी फाइटर्स की और यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है। उस फाइटर की इस बात को सुनकर अब दमयंती कहती है कोई ना भी आए तो इसके बाद भी हमें चौकन्ना रहना है, क्योंकि पिछली बार वाली गलती हमें इस बार बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि हम अपने दुश्मनों को इतने हल्के में नहीं ले सकते। हम दुश्मनों को एक मौका अब की बार नहीं देंगे, क्योंकि अगर दुश्मनों को इस बार एक मौका मिला तो इसका मतलब है कि हमारी हार पक्की हो जाएगी, और इस बार तो हार का कोई चांस ही नहीं है। ये कहते हुए ही दमयंती अब दूसरी तरफ जाकर खड़ी हो जाती है और वो उस फाइटर से कहती है कि उन्हें जल्द से जल्द यहाँ पर बुलाने की तैयारी करो। और इसके बाद अब वो स्कूल पर अब अपनी नज़र बनाए हुए खड़ी हो जाती है। वहीं विलेज नंबर 1 में भी चिराग अभी अपने कुछ साथियों के साथ वहां पर आ जाता है। वहां आने के बाद अब वो वहां पर चिराग बहनी को ढूंढने लगता है कि आखिर एनी कहाँ पर है। अब वो अपने मन में ही यही सोचता है कि मुझे आना तो यहीं पर था, लेकिन वो है कहाँ, वो तो मुझे अब तक कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही। यहाँ अब चिराग यहाँ पर हर जगह घूमने लगता है, क्योंकि उसे एनी दिखाई ही नहीं दी कि तभी उसके सामने वहाँ पर मोनिशा के पापा आकर खड़े हो जाते हैं और अब वो उससे कहते हैं क्या हुआ है, आप किससे मिलना चाहते हैं। अब इस बात पर अब इससे पहले कि चिराग कोई भी जवाब देता कि तभी दोनों के ही कानों में बेक आवाज आती है कि अंकल ये मेरे साथ है। जैसे ही उन दोनों ने, चिराग ने और यहाँ पर मोनिशा के पापा ने उस आवाज की दिशा में देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि वहाँ पर एनी ही थी, जो कि यहाँ पर आर्या मूर्ति बनकर आई हुई थी। उसे देखकर अब मोनिशा के पापा कहते हैं ओके आई एम सॉरी बेटा, मैंने पहचाना नहीं। इसके बाद अब वो चिराग से कहते हैं बेटा सॉरी फॉर दैट, अभी इंजॉय करना। ये कहते हुए ही अब वो वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ चिराग भी अब एनी से कहता है क्या तुम्हें कुछ पता चला कि वो लोग कहाँ पर वायरस को फैलाने वाले हैं, क्या कोई हिंट मिला है या नहीं। चिराग की इस बात पर अब एनी कहती है अभी तक तो नहीं, मैं जब से यहाँ पर आई हूँ मैं इन्हीं फंक्शंस में उलझ कर रह गई हूँ, क्योंकि सच में ये शादी की कितनी ही रस्में होती हैं। मैं एक से निकल रही हूँ तो तब तक दूसरी शुरू हो जाती है। वैसे क्या तुम्हें कुछ पता चला है। अब एनी की इस बात पर अब चिराग कहता है अभी तक तो मुझे भी यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आया। यहाँ पर ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी उनके कानों में अब किसी के चीखने की आवाज़ आती है। उस चीख की आवाज़ को सुनकर वो दोनों जैसे ही अब उस आवाज़ की तरफ देखने लगते हैं तो ये
आवाज़ सामने वाले घर से आ रही थी। ध्यान से जब देखा तो मोनिशा की माँ वहाँ पर चिल्ला रही थी। तो वहीं जिस लड़के से मोनिशा की शादी तय हुई थी उसने उसकी माँ के गले को अपने हाथों से काट दिया था, जिसकी वजह से वो वायरस अब उसकी मोनिशा की माँ की बॉडी में भी चला जाता है। ये नज़ारा देखकर तो अब वहाँ पर जितने भी लोग थे उनके बीच में एक अफरा तफरी सी मच जाती है। सभी वहाँ पर मोनिशा के उस दूल्हे को देखकर डर जाते हैं। डर के मारे वो सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं और साथ ही साथ वो बचाओ बचाओ भी चिल्ला रहे थे, क्योंकि यहाँ का नज़ारा इतना भयानक हो गया था कि वहाँ पर पूरी की पूरी अफरा तफरी मच गई थी। अगर कोई वहाँ पर नीचे गिर जाता था तो उसके ऊपर से ही वो सारी की सारी भीड़ ऊपर से ही कूद कर जा रही थी, क्योंकि सभी यहाँ पर बस अपनी जान को बचाकर भागना चाहते थे। अब वहाँ पर इतना ऐसा माहौल देखकर तो बैनी कहती है, बी रेडी चिराग, अपने आदमियों से कह दो कि वो सभी अपनी पोजीशन ले लें, क्योंकि अब समय आ गया है। ये सुनते ही अब चिराग भी कहता है कि तुम जल्दी से अंदर जाओ और जाकर अपना फेस मास्क लगा लो, इसके बाद तुम्हें हमें ज्वाइन करना होगा। तब तक इस सारे ही मामले को हम संभालते हैं। अब चिराग की इस बात पर बहनें भी कहती है, ओके चिराग, बट ध्यान से ये, क्योंकि ये अब की बार ये काम बहुत ही खतरनाक भी है, तुम्हें अपने आप को भी इन्फेक्टेड होने से बचाना होगा। ये कहते हुए ही अब वो अंदर की तरफ जाने लगती है। तो वहीं अब तक मोनिशा को भी अब वो बात पता चल गई थी, तो अभी उसकी माँ के साथ हुआ था, क्योंकि मोनिशा भी अब घबरा रही थी। साथ के साथ उसे अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर अब रोना आ रहा था, इसलिए वो रोते हुए और चिल्लाते हुए ही अब वो उस घर से बाहर की तरफ जाने लगती है। बाहर की अफरा तफरी देखकर अब अपनी गाड़ी में इधर बैठी हुई शीला जिस गाड़ी में बैठी हुई थी उस गाड़ी का हॉर्न वो एकदम से बजा देती है। उस हॉर्न को सुनकर अब उसके लोग उस घर को घेर कर वहां पर आ जाते हैं। तो वहीं पर अब तक एनी अपने फेस पर मास्क लगाकर आ जाती है। जैसे ही वो वहां पर मास्क लगा कर आती है तो वो देखती है कि लोग इधर उधर भाग रहे हैं। तो वहीं अब तक ये अफरा तफरी पूरे ही इधर स्कूल में भी सेम वैसे ही अफरा तफरी मच गई थी। ठीक वैसे ही एक एक करके अब सभी अपनी जगह पर ये वायरस फैलाने लगते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इधर रोहित के पैलेस में आलिशा अपने सिम कार्ड को फ़ोन में लगाते हुए अब आकाश को थैंक यू कहती है, और जब सामने की तरफ देखने लगती है तो उसे दीवार की बड़ी बड़ी स्क्रीन पर बाहर से आते हुए कुछ लोग दिखाई देते हैं, जिनकी शक्ल ही इतनी भयानक थी कि उन्हें देखकर कोई भी डर जाए। उन्हें देखकर अब आलिशा घबरा जाती है और वो कहती है, ये कौन लोग हैं और ये इतने अजीब क्यों हैं, इनकी शक्ल तो देखो। अब जैसे ही कभी आलिशा ने ये बात कही तो इस बात को सुनकर जब आकाश पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कुछ लोग अंदर की तरफ आते हुए दिखाई देते हैं। उन लोगों को यहाँ पर रोहित के पैलेस में आता हुआ देखकर अब आकाश कहता है, कौन है ये लोग और ये यहाँ पर क्यों आ रहे हैं? मैं कल रात से वेट कर रहा था कि आखिर वो डेंजर क्या है जिसके लिए हमें अलर्ट का साइन मिला हुआ था। सच में क्या वो डेंजर यही ही था? आकाश और आलिशा बड़े ही ध्यान से अब सामने की स्क्रीन को देख रहे थे कि तभी अब उनकी नज़र अब उस भीड़ में दो लोगों पर जाती है। तो वो दोनों अब उन्हें देखकर अब पहचान जाते हैं और अब उनके मुंह से अब एक साथ ही निकल जाता है, ये दोनों ऐसे कैसे हैं? सामने का नज़ारा देखकर तो अब आकाश अपने एक हाथ को अब अपने सिर पर मारते हुए कहता है, ये क्या हो गया इन दोनों को? ये कहते हुए ही आकाश अपनी माँ और श्रेया बोलकर चिल्लाते हुए अब बाहर की तरफ भागने लगता है, क्योंकि इन सारे ही इन्फेक्टेड लोगों में जो ये भीड़ यहाँ पर पैलेस की तरफ बढ़ रही थी, इनमें से दो इंसान ये अंजलि मल्होत्रा और श्रेया थी, जिसे देखकर अब आकाश अपने सिर को पटकता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि इन दोनों के साथ ये क्या हो गया। तो वही अभी आकाश को इस तरफ भागता हुआ देखकर उसके पीछे पीछे अब आलिशा भी भागती है। तो वहीं अपने रूम में मयूर ने भी अब तक ये सब कुछ देख लिया था जिसे आकाश ने देखा था, इसलिए वो अब समझ गया था कि आकाश क्यों इस तरह से चिल्ला रहा है, क्योंकि अपनी माँ और अपनी बीबी की ऐसी हालत देखकर कोई नॉर्मल इंसान भी यही करेगा। इसलिए मयूर भी अपने रूम से बाहर निकलकर नीचे की तरफ जाने लगता है। तो वहीं अपने रूम में इधर राजीव बेड पर बैठा हुआ कुछ सोच ही रहा था कि तभी अब राजीव के कानों में अब आकाश के चिल्लाने की आवाज आती है।
आकाश के चिल्लाने की आवाज को सुनकर अब राजीव अपनी ही हैरानी में था कि आखिर आखिर आकाश इस तरह से अंजलि और श्रेया को क्यों बुला रहा है। क्या हुआ है आकाश को? क्या नीचे कुछ गड़बड़ है? क्या क्या जरूर जरूर कुछ ना कुछ तो उन दोनों को हुआ होगा, इसलिए ही शायद आकाश इतनी जोर जोर से उनका नाम लेकर चिल्ला रहा है। इधर राजीव की हालत ये सोच कर ही खराब हो रही थी कि आखिर क्या हुआ है। अब जब क्योंकि उसे वहां पर कोई भी ना तो कोई सर्वेंट दिखाई देता है और ना ही पैलेस का मेंबर, इसलिए अब वो ना चाहते हुए भी अब वो धीरे से अपने बेड से उठने की कोशिश करता है। राजीव अब अपने बेड से उतरने के बाद धीरे धीरे अब अपने कदमों को अब जमीन पर रख देता है और इसके बाद वो अब धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा होता है। और जैसे ही अब वो धीरे से पैर पर खड़ा होता है तो अब वो बाहर की तरफ ये सब देखने के लिए जाने लगता है कि आखिर हो क्या रहा है। वो जैसे ही अब बाहर आ जाता है तो वो अब रेलिंग के पास आकर नीचे क्या हो रहा है वो देखता है तो उसे दिखाई देता है कि आकाश बाहर की तरफ जा रहा था, तो वहीं आलिशा उसे रोकने की कोशिश कर रही थी और वो बार बार यही कह रही थी कि आकाश खुद को संभालो, इस तरह से पैनिक होकर कुछ हासिल नहीं होगा, अभी अभी तुम अपने दिमाग से काम लो। लेकिन ये आकाश था कि आकाश इतना हाइपर हो चुका था कि उसे वो किसी की भी सुन ही नहीं रहा था। उसे तो बस हर हाल में बाहर ही जाना था। इवन आकाश तो अभी तक ये भी नहीं पता था कि ये सब क्या है, ये सब इन्फेक्टेड आदमी है। अगर आकाश उन सब के बीच में गया तो आकाश का भी सेम वही हाल होगा जो वो अभी इन लोगों का देख रहा है। नीचे अब तक मयूर भी आ जाता है। उसे देखकर अब आलिशा कहती है, आप हमारी मदद कीजिए ना इन्हें रोकने में, क्योंकि ये ना मेरी बात सुन रहे हैं और ना मेरे से रोकने में आ रहे हैं। आलिशा की इस बात पर अब मयूर कहता है, रानी साहिबा आप नहीं जानती कि बाहर क्या हुआ है। अब इस बात पर अब आलिशा कहती है, हम सब जानते हैं कि बाहर क्या हुआ है और हमें सब कुछ पता है कि ये सब क्या है, इसलिए तो हम इन सब का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि इस तरह से पैनिक होकर किसी को कुछ भी हासिल नहीं होगा, क्योंकि जो होना था वो तो ऑलमोस्ट हो चुका है। अब आलिशा की ये बात सुनते ही अब मयूर भी अब उसकी बातों को समझने की कोशिश करता है। हालांकि एक बार तो मयूर भी पैनिक मोड में आ गया था, लेकिन अब उसे आलिशा की बातें समझ में आती है और उसके ऊपर विश्वास करते हुए अब वो भी आलिशा की हेल्प करता है और अब वो आकाश को रोकने में लग जाता है। तो वहीं सेकंड फ्लोर पर ये सब कुछ देखकर अब राजीव गुलेरिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जैसे ही राजीव गुलेरिया ने ये सारा का सारा नज़ारा देखा तो राजीव के अंदर तक की आत्मा भी कांप गई। हालांकि उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो अपनी भारी आवाज में अब कहते हैं, आकाश क्या हुआ है, क्योंकि राजीव को अभी बाहर का नज़ारे के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसे बस यहाँ सेकंड फ्लोर की रेलिंग से बस आकाश भागता हुआ ही नजर आ रहा था और मयूर और आलिशा उसे रोकते हुए नजर आ रहे थे। इसलिए अब राजीव वहीं पर ही खड़े होकर आकाश से पूछते हैं कि क्या हुआ है, कहाँ जा रहे हो तुम, वहीं के वहीं रुक जाओ और जब तक मैं ना आऊं वहां से बिल्कुल भी हिलना नहीं। राजीव ने अब बड़े ही जोर के साथ, जैसे एक पिता अपने बेटे को कहता है, उसी टोन में अब यहाँ पर आकाश को वहीं पर रुकने के लिए बोल दिया था। अब राजीव की ये बात सुनते ही अब आकाश कहता है कि आपको नहीं पता है कि बाहर क्या हो रहा है। अगर आपको पता होता तो शायद आप इस तरह से मुझे नहीं रोकते। अब आकाश गुलेरिया की इस बात को सुनकर अब राजीव गुलेरिया अब आकाश से कहता है, मैं नीचे आता हूँ, पहले मुझे नीचे तो आने दो, उसके बाद ही इसके बारे में बात होगी। तब तक तुम अपनी जगह से नहीं हिलोगे, तब तक तुम कहीं भी नहीं जाओगे। अब राजीव इतना कहते हुए ही अब राजीव अब एलिवेटर को ढूंढने लगते हैं, तो तभी उनकी नज़र को पड़ते हुए अब जब वो इधर उधर देखते हैं तब आलिशा जान गई थी कि वो इधर उधर क्या देख रहे हैं, इसलिए उसकी नज़रों को पढ़ते हुए अब आलिशा कहती है कि आप जहाँ पर हैं वहाँ से आपको 6 रूम आगे आना होगा, वहीं पर ही एलिवेटर लगा हुआ है, क्योंकि अभी यहाँ पर एलिवेटर नहीं है। इस बात को सुनकर अब राजीव गुलेरिया भी हाँ में अपना सिर हिला देता है और अब वो कविना आलिशा की बताए अनुसार एलिवेटर की तरफ जाने लगता है। वहीं नीचे अभी आकाश खड़ा हुआ था और अब वो कहता है कि
कि कोई इस LCD स्क्रीन को ऑन करो, मुझे कैमरे की मदद से देखना है। ये सुनते ही अब मयूर भी जल्दी से जाकर अब वहाँ पर लगी हुई उस स्क्रीन को ऑन कर देता है। जैसे ही वो स्क्रीन ऑन होती है तो सामने उन्हें अब सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है कि कैसे कैसे वो लोग अंदर आने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें आने ही नहीं दे रहा है। वहाँ पर अब आलिशा पूरी कंफ्यूज थी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, क्योंकि आलिशा को अब इस पैलेस के बारे में अभी इतना कुछ ज़्यादा पता नहीं था। तो वहीं आकाश और मयूर दोनों ही अब समझ गए थे कि आखिर क्यों उनकी बहन अनिका ने उनसे कहा था कि बाहर बिल्कुल भी मत निकलना, बाहर बहुत बड़ा खतरा है। अब उन्हें अनिका की बताई हुई बातें अब समझ में आती हैं और फिर अनिका ने इस पैलेस के सारे ही होल्ड को अब यहाँ पर किसी पर्सन को ना देकर सारा का सारा होल्ड स्टैचू को ही दे दिया था, ताकि यहाँ पर बिना किसी पर्सन की हेल्प के स्टैचू अपने आप ही यहाँ के सारे फंक्शंस को करें। क्योंकि ये काम एनी ने किया था और एनी अच्छी तरह से जानती थी कि वो सब यहाँ पर इन विलेज के मिशन में इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो यहाँ पर पहले इसको सुरक्षित रखना बहुत ही जरूरी था, और जिसे ये काम सिर्फ अब स्टैचू ही कर सकते थे। अब उन दोनों को बस यही डर था कि कहीं वो स्टैचू अंजलि मामी और श्रेया पर भी अटैक ना कर दें, क्योंकि ये स्टैचू यहाँ पर इन्फेक्टेड सभी लोगों के साथ ऐसा ही करने वाले थे, या इसलिए इन्हें अंजलि और श्रेया के बारे में बहुत ही डर लग रहा था। यहाँ पर मयूर और आकाश के दिमाग में अब यही सब चल रहा था कि कैसे कैसे अंजलि और श्रेया को इन स्टैचू के वार से बचाया जाए। तो वहीं अब तक राजीव अब वहाँ एलिवेटर से नीचे आ चुके थे। वहाँ आने के बाद अब वो आकाश से कहते हैं, क्या हुआ है आकाश? हालांकि जब राजीव नीचे आते हैं तो उनकी उस LED स्क्रीन पर नजर नहीं थी, वो सिर्फ अभी आकाश की तरफ देखते हुए ही यहाँ पर नीचे आए थे। इसलिए वो कहते हैं, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हो? और तुम बाहर क्यों जा रहे थे? क्या हुआ है बाहर? अब राजीव की इस बात पर अब आकाश तो कुछ नहीं कहता, लेकिन आलिशा अब उन्हें सामने की स्क्रीन को देखने के लिए कहती है, क्योंकि अब आलिशा अब अपने मुंह से कुछ नहीं बता पा रही थी, इसलिए वो बस कहती है कि आप पहले सामने देखिए। अब आलिशा की बात को सुनकर अब राजीव गुलेरिया भी जब उस स्क्रीन को देखता है तो उस स्क्रीन को देखकर तो उसके एकदम से होश ही उड़ जाते हैं। सामने देखते हुए अब राजीव कहता है, ये वायरस इतनी जल्दी फैलने लगा। ये कहते हुए ही अब राजीव की नज़र जब सामने श्रेया और अंजलि पर जाती है तो उन्हें वहां पर देखकर तो अब राजीव को एक जोरदार झटका लगा, इतनी जोर का कि जैसे उसे किसी ने 440 वोल्ट का करंट लगा दिया हो। राजीव को तो अब यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके मुंह से राजीव को तो यकीन ही नहीं हो रहा था जो वो वहाँ पर हो रहा था, इसलिए उसके मुंह से निकल जाता है कि ये दोनों वहाँ पर कैसे पहुँच गई। अब राजीव की ये बात सुनते ही आलिशा अब राजीव गुलेरिया को देखते हुए कहती है, क्या मतलब है आपका? अगर माँ और श्रेया वहाँ नहीं होती तो आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्या? अब क्योंकि आलिशा को राजीव की ये बात बड़ी ही अजीब लगी। राजीव की इस बात को सुनकर आलिशा को लगता है कि शायद ये पहले से ही प्लान था, लेकिन शायद ये राजीव को ये दुख इसलिए हो रहा है, बस यहाँ पर श्रेया और अंजलि के लिए ही दुख हो रहा है। अब आलिशा की इस बात को सुनकर अब राजीव कहता है, ऐसी बात नहीं है, मेरा मतलब तो अब इससे पहले कि राजीव कुछ भी कहता कि तभी आलिशा अब उसके शब्दों को सुनकर अब उससे कहती है, आप हमें सच सच बताइए, इन सभी के पीछे किसका हाथ है? इतना कहने के बाद अब वो राजीव गुलेरिया की आंखों में देखने लगती है। राजीव अब अपनी आंखों को चुराने लगते हैं, इसलिए अब आलिशा कहती हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सब के पीछे आपका ही हाथ है? देखिए, अगर आपके पास कोई भी इसका सॉल्यूशन है तो हमें अभी के अभी बताइए। आलिशा की इस बात को सुनकर तो अब आकाश और मयूर दोनों ही अब राजीव गुलेरिया को ही एक खौफ के साथ देखने लगते हैं। हालांकि उन दोनों को बहुत गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन इस समय उनके लिए श्रेया और अंजलि को बचाना सबसे जरूरी था। तो वहीं राजीव गुलेरिया अब अपनी नज़रों को झुका देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो वो भी जानता ही था कि जो हुआ है उसकी वजह तो वो खुद भी है, क्योंकि वो भी तो इन सब में पहले शामिल था। आज अंजलि और श्रेया की ये हालत देखकर अब राजीव को सालों पुरानी बात याद आती है, जब आयशा की
हड्डियों को तोड़ने के बाद जब राजीव उस रात किंग के हाथों से बच गया था तो कुछ दिनों बाद धनंजय पीरामल गुस्से से राजीव को आवाज लगाते हुए वो राजीव गुलेरिया के पैलेस के सामने आकर जोर जोर से उसका नाम लेकर चिल्ला रहा था, क्योंकि धनंजय को पता चल गया था कि ये सब कुछ राजीव गुलेरिया ने किया है आयशा के साथ। इसलिए राजीव के पैलेस में ही धनंजय बिना किसी डर के वो वहां पर पहुंच गया था और अब वो उसके पैलेस के बाहर जाकर अब कहता है, राजीव बाहर निकलो। तुम्हें क्या लगता है जो तुमने किया है वो सही है? अगर करने का इतना ही दम रखते हो ना तो सामना भी करो, क्योंकि अगर तुमने जो ये किया है उसके करने की इतनी ही हिम्मत थी तो बस एक बार मेरे सामने आओ, फिर तुम्हें मैं दिखाता हूँ कि किसी की हड्डियों को कैसे तोड़ा जाता है। इधर अपने पैलेस में राजीव अभी एक गहरी सोच में था कि तभी उसके कानों में धनंजय पीरामल की आवाज़ चिल्लाते हुए आती है। वो जैसे ही उस आवाज को सुनकर अब बाहर जाने लगता है तो वो देखता है कि उसके फाइटर्स धनंजय पीरामल को रोक रहे थे अंदर आने से। तो वहीं धनंजय अपने एक एक बार से उसके फाइटर्स को मौत के घाट उतार रहा था, क्योंकि राजीव के पैलेस के बाहर फाइटर तो बहुत थे लेकिन धनंजय की फाइटिंग स्किल्स खुद इतनी अच्छी थी कि वो फाइटर एक भी वार को अच्छे से नहीं सहन पा रहे थे। उससे पहले ही वो वहीं पर ही दम तोड़ रहे थे और ठीक वैसे ही अब वो उन्हें मारते हुए ही राजीव के सामने अब आ जाता है। वो उसके पैलेस के अंदर घुस जाता है और उसके गले को अब दबाकर उसे दीवार से टिका कर कहता है कि क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या मिल गया तुम्हें ये सब करके? अरे क्या बिगाड़ा था आयशा ने तुम्हारा? क्या तुम्हारे अंदर की इंसानियत भी मर गई है क्या? अरे तुम उन लोगों के साथ इतना इन्वॉल्व हो गए कि तुम्हें तो अब इंसानियत भी नज़र नहीं आती। सच में जो काम तुमने आज किया है उसे देखकर तो यही नज़र आता है कि तुम्हारे अंदर का इंसान मर चुका है। अब बस तुम्हारा ये शरीर ही है जिसमें न जाने कौन सा दानव अब रहता है। अरे एक 9 महीने की प्रेग्नेंट वूमन का ऐसा हाल कौन करता है? तुमने आयशा का जो हाल किया है, अरे वो करने से पहले तुम्हारी आत्मा क्यों नहीं कांपी? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये कहते हुए धनंजय पीरामल अब राजीव को गुस्से में ही छोड़ देते हैं और वो मुझसे कहते हैं, संभल जाओ राजीव और रोक लो अपने बढ़ते हुए इन कदमों को। कहीं ऐसा ना हो कि जिस रास्ते पर तुम चल पड़े हो ना तुम अपना ही नुकसान करोगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस रास्ते पर चलकर तुम उन लोगों का साथ दे रहे हो या तुम्हारे मन को इससे कोई तृप्ति मिलेगी, क्योंकि ये किसी दिन तुम्हारे अपनों के भी खिलाफ हो सकता है। तुम्हें मेरी बात तब समझ में आएगी जब तुम्हारे किसी घटिया प्लान का शिकार खुद तुम्हारा कोई अपना होगा, और जब तुम्हारा कोई अपना इस घटिया प्लान का शिकार होगा तो तब तुम चाहकर भी उसे बचा नहीं पाओगे। उस वक्त तुम्हें मेरी तकलीफ का एहसास होगा कि जब किसी अपने को तकलीफ होती है, जब कोई अपना किसी तकलीफ में होता है तो सच में खुद को भी कितना दर्द महसूस होता है। ये कहते हुए ही धनंजय पीरामल अब वहां से चले जाते हैं। तो वहीं अपने इधर ख्यालों में ही खोए हुए राजीव के कानों में अब कविनालिशा की आवाज आती है। जैसे ही कविनालिशा की आवाज अब राजीव गुलेरिया के कानों में आती है तो अब वो अपनी सेंस में आते हैं और अब वो आलिशा से कहते हैं, मुझे माफ कर दो बेटा, और तुम सही कह रही हो। जो ये हो रहा है उसका जिम्मेदार तो कहीं ना कहीं मैं ही हूँ, क्योंकि मैं भी इन सब में इन्वॉल्व था।